हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, इसके पहले आपको एक वीडियो मिल चुकी है जिसमें आप सभी लोग वीआई ट्रेड के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड थ्योरी पेपर की चर्चा की गई थी जिसमें आप लोगों ने साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन ये पेपर का अध्ययन किया था और आगे हम इसी पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट जो कि 1.1 से लेकर 1.5 तक हम लोगों ने कवर किया था। इस वीडियो में हम 2.1 से लेकर 2.5 तक कवर करने वाले हैं, यानी कि यूनिट सेकंड जो है हमारा वो हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। और पिछला वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कहीं कोई भी परेशानी आ रही हो समझने में या आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, उसको दोबारा से समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग यूनिट सेकंड शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, मैथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट पर्सन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, जिसमें हमारा 2.1 है लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, यानी कि अंधेपन और कम दृष्टि द्वारा लगाई गई सीमाएं। लो विजन इन चाइल्ड, यानी कि बच्चे में कैसे लो विजन होता है या एक बच्चा लो विजन से कैसे ग्रसित होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इन दिनों छोटे बच्चों में लो विजन की जो समस्या होती है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। आमतौर पर यह समस्या खराब लाइफस्टाइल या पढ़ने या टीवी देखने, मोबाइल देखने या गलत तरीका माना जाता है। लेकिन कई बार बच्चों को विजन की समस्या जन्मजात भी होती है, यानी कि जैसे कि आप लोग इस समय देख रहे हैं यह दौर जो है ये मोबाइल और टीवी का होता है, गेम का होता है। बच्चे दिन भर क्या करते हैं, मोबाइल लेकर गेम खेलते रहते हैं छोटे बच्चे, या फिर उसमें वो इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। रील बनाना या फिर टीवी देखना, टीवी को बहुत पास से जाकर देखना, और जब मोबाइल यूज कर रहे होते हैं रात में तो सारी लाइटें बुझा देना और रात के अंधेरे में मोबाइल यूज करना, तो उससे क्या होता है कि मोबाइल की जो किरणें होती हैं वो निकलती हैं और सीधा उनके आँखों को भेदती हैं। साथ ही टीवी जब पास से देखते हैं तो टीवी से भी निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो उनके आँखों को भेदती हैं। इससे बच्चे में लो विजन जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, यानी कि बच्चा कम दृष्टि की तरफ धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। यह समस्या कह लीजिए जन्मजात भी हो जाती है। कभी कभी माता पिता में कुछ समस्या आ रही है या फिर गर्भावस्था के दौरान अगर हम अच्छे से सावधानी नहीं बरत रहे हैं तो भी बच्चे में लो विजन होगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये समस्या होती क्यों है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी एंड स्ट्रैबिज्म के मुताबिक जिन बच्चों की आंखों में लो विजन की समस्या होती है उनमें कुछ खास लक्षण होते हैं। कुछ खास लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे आंखों को मलना, चेहरों को पहचानने में उनको कठिनाई होना या पढ़ने में समस्या, धुंधलापन, रंग और कंट्रास्ट रंगों में अंतर न कर पाना, या फिर सिर दर्द की शिकायत बने रहना, या आँखों का लाल हो जाना, या फिर आँखों पर ज़्यादा दबाव महसूस करना। ऐसे में सही समय पर अगर इलाज ना हो इन सब चीज़ों का तो बच्चा ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकता है, यानी कि बच्चा अंधेपन का शिकार हो सकता है, या कह लीजिए बच्चे में दृष्टि कम हो जाएगी तो वो लो विजन का भी शिकार हो जाएगा। तो इन सब समस्याओं से बचना चाहिए या बच्चे को बचाना भी चाहिए। आगे हम बात करेंगे बच्चों की आंखें कमज़ोर होने की वजह। इनकी आंखें कैसे कमज़ोर होती हैं। तंत्रिका संबंधी समस्या इसमें सबसे पहला है आपका
जैसे बच्चों में कमज़ोर आँखों की जो समस्या होती है वो तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए बार बार आँखों को जब बच्चा मसलता रहता है या उसको आँख में चुभन हो रही है तो आँख को मलता रहता है, तो इससे क्या होता है कि उसके जो नर्व होते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं और वो नर्व कभी कभी डैमेज हो जाते हैं। इससे जो दृष्टि होती है वो नियंत्रित नहीं हो पाती है, या कह लीजिए धीरे धीरे उसकी दृष्टि कमज़ोर होने लगती है और बच्चा अंधेपन का शिकार होने लगता है। अगला है हमारा आनुवांशिक असर। आनुवांशिक असर की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, परिवार में अगर कोई व्यक्ति एल्बिज्म और रेटिनस पिगमेंटोसा जैसी आँख की बीमारियों से अगर वो ग्रसित रहता है तो आने वाले समय में उसकी पीढ़ी जो आती है उसमें भी ये स्थिति बन सकती है। इसके कारण भी बच्चों में कमज़ोर आँखें या फिर अंधेपन का जो समस्या है वो बना रहता है। आगे हम बात करेंगे आँखों से जुड़ी कुछ बीमारियाँ। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट कवर किया था उसमें आप लोगों ने सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, रेटिनोब्लास्टोमा जैसी बीमारियां या फिर कह लीजिए जीरोथैलेमिया और काला मोतियाबिंद आदि जैसी जो बीमारियां हैं आपकी आँखों की, इन पर बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाया गया है, तो आप लोग एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। और रेटिना संबंधी जो रोग होते हैं ये सब क्या होते हैं, आँखों से जुड़े होते हैं और आँखों को ये नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही अगर उपचार ना हो तो लो विजन का भी शिकार बच्चा हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर कम दृष्टि हो रही है, धीरे धीरे दृष्टि घट रही है, तो बच्चा परमानेंट के लिए अंधेपन का भी शिकार हो सकता है। नेक्स्ट है जन्मजात समस्या। जन्मजात समस्या में क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान 20 से 40वें हफ्ते के बीच में जो बच्चे की आँखें होती हैं उनमें रेटिना विकसित होने लगता है। इस दौरान अगर किसी तरह की गड़बड़ी आ रही है या कारण बन रहा है तो इसके कारण बच्चों में गंभीर समस्या हो सकती है, या कह लीजिए बच्चे में जो दृष्टि होगी वो कम पाई जाएगी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, खराब लाइफ स्टाइल। खराब लाइफ स्टाइल क्या है? बच्चों में खराब लाइफ स्टाइल की वजह से भी उनकी आंखों में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जैसे मसलन डाइट में लापरवाही करना, घंटों तक टीवी देखना, मोबाइल चलाना, तरीके से ना बैठना, एक शेड्यूल में ना पढ़ाई करना, या मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया की समस्या भी हो सकती है, जो जीवन भर के लिए बच्चे को अंधेपन का शिकार बना सकती है। अब हम बात करेंगे इन सब समस्याओं से निकलने के लिए उपाय। नंबर 1 है, बच्चों में ऐसे लक्षण दिखने पर डॉक्टरों से सीधा चेकअप करवाएं। बच्चों की डाइट और लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करके उनकी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। विटामिन ए से भरपूर जो चीज़ें हैं उनका सेवन करना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी है, अंडा है, दूध है, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, शकरकंद, पपीता, दही और सोयाबीन जैसी जो सब्जियां हैं उन सब का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है, डाइट में दालें, सूखे मेवे व बीज का सेवन करना चाहिए। ओमेगा 3 से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए। पढ़ने लिखने के तरीके को सही रखें, जैसे कि सोकर पढ़ने से रोकें और पढ़ते समय कमरे में रोशनी भरपूर रहे। अगर हम ये सब सारी सावधानियां बरतते हैं तो हमारा जो बच्चा होगा या कह लीजिए कि जो छोटा बच्चा होगा वो बिल्कुल भी अंधेपन का शिकार नहीं होगा, लो विजन का शिकार नहीं होगा। अब हम चलते हैं 2.2 पर, साइकोसोशल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। अंधत्व और कम दृष्टि के मानसिक सामाजिक निहितार्थ। एक दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति जो होता है
उसका समाज कैसा होता है इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति है, वो चाहे अल्पदृष्टि हो या उस अंधेपन का शिकार हो, तो दोनों में वो व्यक्ति समाज में जब वो रहता है तो उसका किसी भी प्रकार से या कह लीजिए किसी भी पहलू से उसका विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, चाहे वो भावात्मक हो, सामाजिक हो या कार्यात्मक पहलू हो। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे विवरण दिए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारा आता है इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिसमें भावात्मक जो संकट होता है वो बना रहता है एक दृष्टिबाधित या अल्पदृष्टिबाधित व्यक्ति पर। अंधापन या कम दृष्टि निराशा, उदासी, क्रोध, चिंता और अवसाद की भावनाओं को जन्म दे सकती है। यानी कि जो व्यक्ति ब्लाइंडनेस या लो विजन का शिकार होता है उन व्यक्तियों में भावनाओं को जन्म देती हैं, जैसे उदासी, निराशा, क्रोध, चिंता, यानी कि ये सारे जो संवेग होते हैं उनमें कूट कूट कर भरे होते हैं। व्यक्तियों को अपनी दृष्टि हानि को स्वीकार करने और इसके कारण अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में भी कठिनाई होने लगती है। अब हम बात करेंगे दुख और हानि की। जब एक व्यक्ति दृष्टिहीन या कह लीजिए कि लो विजन से ग्रसित होता है तो उसमें हमेशा दुख बना रहता है, या उसकी जो भावनाएं होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, और ये कह लीजिए कि अपने किसी कार्य के लिए वो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो इस वजह से उसके अंदर हमेशा कुढ़ता होती है और हीन भावना रहती है, और उनमें जो गतिविधि होती है वो गतिविधि का भी उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, या कह लीजिए कि वो अपने आप इस जिंदगी को शोक मानते हैं। साथ ही वो अपने भविष्य को लेकर भी ज़्यादा उत्सुक नहीं होते हैं, और जो योजनाएं बनाते हैं उसको भी वो शौक के रूप में ही मानते हैं। यानी कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं होता है, ना ही कोई हंसी ठिठोली होती है, या कह लीजिए कि वो हमेशा दुख के शिकार ही रहते हैं। नेक्स्ट है आत्मसम्मान और शारीरिक छवि। जब एक व्यक्ति अपने दृष्टि से हानि रहता है तो उस व्यक्ति का जो सम्मान होता है या शारीरिक छवि होती है वो दोनों प्रभावित होता है, क्योंकि वो खुद को उस समाज से अलग समझने लगता है, और अपने अंदर जो परिवर्तन होता है उसका शारीरिक या उसकी जो सीमाएं होती हैं समाज में, उन सब में उसको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आगे बात करें पहचान और आत्म अवधारणा की, तो पहचान और आत्म अवधारणा जो होती है वो भी उस व्यक्ति या बालक में जो अंधेपन या कम दृष्टि वाला होता है वह भी उसका प्रभावित रहता है। खुद को वो दूसरों से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता है, अपने परिवार से भी वो थोड़ा सा कटा कटा रहता है। समाज की जो कह लीजिए रीति रिवाज है या फिर समाज में उसकी जो भूमिका बननी चाहिए उसमें भी जाकर वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, और बहुत सारी बाधाओं को वो सामना करता है। आगे हम बात करें सामाजिक प्रभाव की, तो सामाजिक प्रभाव में वो सबसे पहले समाज से खुद को अलग समझने लगता है, उसमें लोगों के साथ बातचीत करने का या संचार करने का, या कह लीजिए कि लोगों से सामंजस्य स्थापित करने का, इन सब में उसके हानि पाई जाती है, और एक दूसरे से वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, ना ही समाज में ना ही घर परिवार में, और दोनों जगह उनको कठिनाई महसूस होती है, इसलिए वो समाज से हमेशा अलगाव का कारण बन जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कलंक और भेदभाव की। कलंक और भेदभाव क्या है कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं वे कलंक और भेदभाव का सामना करते हैं, क्योंकि जो ये समाज होता है इस समाज में बहुत सारे भिन्न भिन्न लोग होते हैं, और लोगों का जो नकारात्मक सोच होता है या गलत अवधारणाएं होती हैं उनके शिक्षा, रोजगार और सामुदायिक भागीदारी, इन सब पर उनके प्रभाव डालता है, और उनकी उस कार्यशैली को सीमित कर देता है, और वो आगे गतिविधि में अपने अग्रसर नहीं हो पाते हैं।
आगे हम बात करें रिश्ते और अंतरंगता। दृश्य और परिवार, दोस्तों और रोमांटिक भागीदारों के साथ संबंधों की को भी ये प्रभावित करती है। इसके लिए संचार विधियों और भावात्मक समर्थन और साझा गतिविधियों में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि जो रिश्ते होते हैं वो सामंजस्य से होते हैं, संचार से होते हैं, आपसी बातचीत से होते हैं, या जो रोमांटिक भागीदारी होती है इनमें भी इनके हानि पाई जाती है। अब हम आगे बात करें पर्यावरणीय चुनौतियाँ या पहुँच। जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं या कम दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी होता है वो दोनों प्रभावित होता है। वो स्वतंत्र रूप से अपने उस पर्यावरण का विचरण नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे आने वाले भविष्य में जो प्रौद्योगिकी सेटिंग्स होती हैं या कह लीजिए व्यवसाय करना होता है, उसमें भी वो आगे अग्रसर नहीं कर पाते हैं और उनकी जो भागीदारी होती है वो सीमित हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कार्यात्मक प्रभाव की। दैनिक जीवन कौशल DLS उनका कैसा होता है। तो जो बच्चा ब्लाइंडनेस होता है या लो विजन का होता है, वो स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी कार्य करने में अक्षम होता है, जैसे उसका खाना पीना हुआ, या फिर वॉशरूम जाना हुआ, सजना संवरना हुआ, या फिर व्यक्तिगत कोई प्रबंधन करना हुआ। तो इन सब चीज़ों में वो पारंगत नहीं होता है और उसको करने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ वो इन सब चुनौतियों को पार पाने के लिए किसी की सहायता लेता है या फिर कुछ ऐसी रणनीति अपनाता है जो उसके अनुकूल हो। अब हम बात करेंगे शिक्षा और रोजगार की। तो शिक्षा और रोजगार कैसे मिलता है इन बच्चों को। तो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा और रोजगार में जो बाधा उत्पन्न होती है, उनको दूर करने के लिए क्या होता है कि उनके लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है, या फिर समावेशी शिक्षा वातावरण का समायोजन किया जाता है। कुछ ऐसे अनुकूली प्रौद्योगिकी कार्यस्थल आवास बनाए जाते हैं जहां पर उनको रख कर अच्छे से उनका शिक्षा दीक्षा या फिर उनके शैक्षिक जो संसाधन होते हैं उनमें अनुकूल करके उनको शिक्षित किया जाता है। आगे हम बात करेंगे मनोरंजन और आराम। मनोरंजन की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें वो शौक से भाग लेते हैं। साथ ही जो दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए संशोधन या वैकल्पिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है, जैसे सुलभ खेल हो, ऑडियो वितरण सेवाएं हो, या अनुकूली उपकरण अवकाश गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ा दें। तो ऐसे मनोरंजक खेल रखने चाहिए जो उनके अनुकूल हो। साथ ही ऐसे बच्चे हों जो उनके साथ खेलना भी पसंद करें, यानी कि सकलांग और दिव्यांग दोनों बच्चे एक साथ हों। अब हम बात करेंगे अंधेपन और कम दृष्टि के वैज्ञानिक प्रभावों को संबोधित करने के लिए व्यापक समर्थन प्रणाली और हस्तक्षेप जो हैं वो शामिल हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे भावात्मक और समायोजन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और चिकित्सा। अगला है स्वतंत्रता और कार्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए पुनर्वास सेवाएं, जैसे अभिविन्यास और गतिशीलता परीक्षण। नेक्स्ट है संचार और शिक्षा रोजगार की सुविधा के लिए सुलभ प्रौद्योगिक सहायक उपकरण और अनुकूली तकनीकें। सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने और अलगाव को कम करने के लिए सहकर्मी सहायता समूह और सामुदायिक संगठन, यानी कि दिव्यांग और सकलांग दोनों बच्चे एक साथ पढ़ाई करें। समावेशी शिक्षा, समावेशी नीतियों, पहुंच और भेदभाव विरोधी उपायों की वकालत, यानी कि इन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और उनकी हर नीतियों तक पहुंच हो। और यह भी पहचानना महत्वपूर्ण है कि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होंगे वो विविध प्रकार के होंगे और उनके अनुभव और ज़रूरतें जो होंगी वो भी अलग अलग होंगी। समग्र सहायता प्रदान करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करना, ये सारे दायित्व होते हैं इन दिव्यांग बच्चों के प्रति, या कह लीजिए
जो अंधेपन के शिकार होते हैं व्यक्ति या बालक, उनके प्रति ये सारे दायित्व होते हैं जो हमें करने होते हैं। सामाजिक प्रभावों को कम करने में भी मदद करना चाहिए। व अंधेपन व कम दृष्टि बाधित वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। उनकी पूरी पूर्ण भागीदारी होती है उसको सुनिश्चित कराना चाहिए। अब आगे हम है हमारा 2.3 में हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव एंड एडवेंटियस ब्लाइंडनेस एंड लो विजन ऑन मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। मोटर, संज्ञानात्मक, भाषा और सामाजिक भावात्मक विकास पर अंधापन और कम दृष्टि का प्रभाव। यदि हम बात करें दृष्टिबाधित या अंधेपन का शिकार होना, तो इसमें व्यक्ति या बालक दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है कि जन्म के तुरंत बाद से, एक होता है जन्मजात, एक होता है जन्म के बाद। तो दोनों में क्या होता है, दृष्टि की हानि होती है। साथ ही अगर इन कम दृष्टि वाले जो बालक या व्यक्ति होते हैं, इनको किस प्रकार के उपकरण चाहिए होते हैं, जैसे इनको कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत होती है, चश्मे की ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है, सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिससे ये बच्चे ठीक हो जाएं। लेकिन अगर ये इनसे भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो भी इनके जो दृष्टि होती है उन दृष्टि में अधिक हानि पाई जाती है। और इस हानि से क्या होता है कि जो व्यक्ति या बालक होता है पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो जाता है। कभी कभी ये जन्मजात भी होता है और कभी कभी ये आकस्मिक अंधेपन के साथ कम दृष्टि के प्रभाव से भी होते हैं, जैसे मोटर कौशल, सामाजिक क्षमताओं, भाषा विकास या सामाजिक भावात्मक जो विकास सहित विकास के विभिन्न जो पहलू होते हैं, ये सभी इनके प्रभावित होते हैं। जिसमें मोटर विकास का जो प्रभाव है इसकी बात हम करेंगे। तो जो मोटर विकास का प्रभाव होता है, इसमें क्या होता है कि कम दृष्टि या अंधापन का जो शिकार होता है बालक या व्यक्ति, उसका हमेशा जो गतिशीलता होती है उसमें कमी पाई जाती है और वो बहुआयामी नहीं हो पाते हैं। जब उनका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी दोनों डेवलप किया जाता है, तब जाकर वो व्यक्ति या बालक बहुआयामी हो पाता है। अब हम बात करेंगे सकल मोटर कौशल की। सकल मोटर कौशल में जो बड़े मांसपेशियां होती हैं, या कह लीजिए ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसका डेवलपमेंट किया जाता है और इसमें पूरे शरीर का उपयोग किया जाता है। यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब यही होता है कि स्किल डेवलपमेंट कराने का मतलब यह होगा कि पूरे शरीर का यहाँ पे शामिल करना, जैसे किसी प्रकार का खेल करवाना उनसे, या फिर कोई ऐसे वातावरण में ले जाकर उनसे गतिविधि कराना जिससे वो अपने पूरे शरीर का उपयोग वहाँ पर कर पाएँ, जो उनको वहाँ के पर्यावरण की अनुस्थिति को समझने में या वहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को देने में, ये दोनों में वो सक्षम हो सके। साथ ही वहाँ पे वो अपना संतुलन भी बना पाएँ और लोगों से सामंजस्य भी स्थापित कर पाएँ और वहाँ पे समन्वय स्थापित करते हुए वो अपना गति नियंत्रण कर पाएँ। ऐसी चुनौतियों से वो बाहर निकल पाएँ। ऐसी जो चुनौतियाँ उनके सामने बाधा बनकर आती हैं, तो इसमें वो सक्षम हो पाएँ। अब हम बात करेंगे ठीक मोटर कौशल का। ठीक मोटर कौशल गतिविधियों में क्या होता है कि समन्वय के लिए छोटी मांसपेशियां, जिसको क्या बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है कि उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। जो अंधेपन के व्यक्ति होते हैं या दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं, वो ठीक से अपने इनका विकास नहीं कर पाते हैं और इसमें क्या होता है, उनके देरी भी होती है और समस्यात्मक भी होता है, क्योंकि कम दृष्टि का कम दृष्टि वाले जो बालक होते हैं उनमें हाथ पाँव जो होते हैं उनमें समन्वय जो होता है या मैनुअल जो होता है उनमें वो निपुण नहीं होते हैं,
जबकि अपनी इंद्रियों के द्वारा वो स्पर्श करके या श्रवण पर यकीन करके वो अन्य कार्य कर लेते हैं और अपने जो कार्य में उनके बाधा आ रही होती है उस कार्य को अपने वो सकारात्मक ढंग से भी कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे विजुअल मोटर एकीकरण पर। विजुअल मोटर एकीकरण क्या है? इसका तात्पर्य यह होता है कि जो गतिविधि होती है उस पर नियंत्रण करने के साथ साथ समन्वय स्थापित करना पूरे शरीर पे। जैसे हाथ से लिखना, ड्राइंग करना, काटना या कैंची से कोई चीज़ या ड्रेसिंग करना, ये सभी कार्य इसमें शामिल होते हैं। साथ ही और भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे अनुस्थिति ज्ञान होना। अनुस्थिति ज्ञान का मतलब होता है जिस परिवेश में बच्चा रह रहा हो वहाँ की संपूर्ण जानकारी ले लेना। तो ये सारी जानकारी जो बच्चा लेता है वो हमेशा संवेदी तरीके से लेता है और इसमें दृश्य मोटर एकीकरण होती है जो उसको सामना करना पड़ता है। यानी कि वो जो व्यक्ति या बालक होता है, अंधेपन का शिकार होता है, वो हमेशा क्या करता है कि अपने इंद्रियों पर भरोसा करके, स्पर्श के माध्यम से, कानों पर भरोसा करके, सुन करके तभी वहाँ पे समन्वय स्थापित कर पाता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों में अक्सर कह लीजिए कि उनमें ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ये दोनों अगर हम वहाँ पर प्रशिक्षण दें तो बच्चे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। और उनके दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक स्पर्श करने पर, एक श्रवण की प्रतिक्रिया, क्योंकि इन्हीं दोनों पे डिपेंड होता है जिससे बालक या व्यक्ति जो अंधेपन का शिकार होता है वो आगे अपना शिक्षा में, व्यवसाय में या अपने स्वयं के डीएलएस कार्य करने में वो सक्षम हो पाता है। आगे हम बात करेंगे संवेदी एकीकरण की। संवेदी एकीकरण में क्या होता है कि इसमें स्पर्श करने की क्षमता और श्रवण की क्षमता को दोनों को विकसित किया जाता है, जिससे दृष्टिबाधित जो बच्चा या व्यक्ति होता है वो अधिकतर अपने कार्य स्वयं से कर सके, दूसरों पर निर्भर ना हो। यानी कि अपने ही इंद्रियों पर वो निर्भर हो के अपना काम स्वयं से कर सके। नेक्स्ट है संतुलन और स्थानिक जागरूकता। जो भी बालक या व्यक्ति होता है, जब भी उसे बाहर ले जाया जाता है तो उसमें जागरूकता को विकसित किया जाता है। यानी कि प्रत्येक जगह के बारे में उसे जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ उस परिवेश में उसकी अनुस्थिति को बताया जाता है और उसे वहाँ का संपूर्ण ज्ञान कराया जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, इसका उसको ज्ञान कराया जाता है ताकि वो कठिनाई पूर्वक वहाँ पर ना रहकर सुगमता से वहाँ पर जीवन यापन कर सके और साथ ही साथ अपने उस वातावरण में चलना फिरना, उठना बैठना या खेलना हो तो वह भी वो सुगमता से कर सके। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक भाषा विकास पर प्रभाव। जब बालक समाज में नहीं जा पाता है या कह लीजिए अपने घर के लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसका संज्ञानात्मक जो भाषा है उसका डेवलप नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सोच, समस्या समाधान, स्मृति ध्यान या फिर अन्य ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको विकसित कराया जाता है। दृश्य हानि भले ही रहती है लेकिन उसमें भाषा विकास के साथ साथ में उसमें संज्ञान को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से उसमें प्रभाव डाला जाता है। नेक्स्ट है संवेदी क्षतिपूर्ति। इसमें क्या होता है कि जब बालक में दृश्य हानि होती है तो अक्सर वो अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने इंद्रियों पर ही भरोसा करते हैं या सुनने या छूने पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसमें क्या होता है कि उनकी इंद्रियों पर जो बढ़ती निर्भरता होती है उसके तौर तरीके बदले जाते हैं और उनकी क्षमताओं को और विकसित किया जाता है। आगे हम बात करें इनके सोच की, तो इनका जो सोच होता है वो कई अवधारणाओं से बना होता है। इसमें दृश्य संकेतों और ठोस जो दृश्य अनुभव होते हैं ये दोनों की उपलब्धता होती है, जिससे दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होता है इन क्षेत्रों की चुनौतियों को सामना करता है। हालांकि जो ये अवधारणा होती है ये विकसित करने और समझने के लिए संवेदी तौर तरीकों जैसे कि स्पर्श करना या अन्वेषण करना या श्रवण वितरण पर ये भरोसा करके अपनी उस क्षति को पूरा करते हैं।
ऐसे ही स्थानिक अनुभूति होती है, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर ये अपना पॉजिटिव तरीके से सारी चीज़ें स्पर्श करके सुन करके वहाँ का ज्ञान करते हैं। अगर वहाँ पे कोई निगेटिव क्षमता है तो उस निगेटिव क्षमता का भी इन्हें सामना करना पड़ता है, और स्पर्श करके ही वहाँ के जो मानचित्र होते हैं या कह लीजिए वहाँ का जो वातावरण होता है उसके बारे में ही जानते हैं। कार्य क्या है इनका, तो इनकी कार्यशील स्मृति होती है, निरोधात्मक नियंत्रण और समस्या समाधान सही संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला इसमें शामिल होती है, जो दृश्य की एक हानि या कार्यों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि दृष्टि अक्सर ध्यान केंद्रित करने या दृश्य कार्यशील स्मृति और निरोधात्मक नियंत्रण पर भी योगदान करती है। भाषा विकास कैसे होता है इनका, तो भाषा विकास करने में ये वैकल्पिक तौर तरीके इसमें अपना माध्यम बनाते हैं, जिसमें ये भाषा का जो संचार होता है उसको ये अच्छे से समझते हैं पहले, फिर ये उपयोग में लाते हैं। ये लिखित शब्दों या व्याकरण या संचार कौशलों को भी समझने में थोड़े निपुण माने जाते हैं। आगे है शब्दावली ग्रहण। तो इसमें क्या होता है कि एक एक शब्दावलियों पर जोर देते हैं, जैसे वस्तु की पहचान करना या दृश्य संदर्भ क्या है, वातावरण क्या है, तो उन सब के बारे में ये उत्सुकता बस उसको स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं। ये पूरा PDF मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगी, ये सभी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कैसे संचार का भाव होता है। सारी चीज़ें वही हैं, पहचान करते हैं कैसे, जागरूकता कैसे आती है इनमें, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम आते हैं 2.4 पर। 2.4 क्या है, एटीट्यूड ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी टूवर्ड्स पर्सन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। अंधता और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के प्रति परिवार और समुदाय का दृष्टिकोण। जो कम दृष्टि वाले व्यक्ति या बालक होते हैं उनमें परिवार का रवैया कैसा होता है, तो अंधेपन या कम दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रति परिवारों का जो रवैया होता है वो कह लीजिए भलाई का होता है या विकास पर उनके महत्वपूर्ण प्रकाश डाल सकता है। यदि वो सकारात्मक होता है तो बालक का अच्छे से डेवलप होता है, और यदि सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है तो निगेटिव असर डालता है, या अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं उनके परिवार के अलग अलग लोग, तो उससे भी उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार में माँ है तो बहुत ही सहानुभूति के साथ पेश आती हैं, और वहीं पर अगर भाई है बहन है तो थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हैं, तो इससे भी उनके अंदर हीन भावना या सकारात्मक भावना दोनों जन्म ले सकते हैं। आगे हम बात करें सहायक और स्वीकार रवैया। अगर बच्चा कम दृष्टि वाला है तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व होना चाहिए कि वो उस बच्चे के प्रति अपना जो रवैया है उसको अच्छे से रखें, सकारात्मक ढंग से रखें और उस चीज़ को स्वीकारें, और उनकी क्षमताओं को, ताकत को, उनकी क्षमता पर ध्यान देते हुए उनका भी विकास करें, ताकि बच्चा आगे चलकर वो शिक्षा में और व्यवसाय में निपुण बन सके और अपना जीवन यापन जो है वो स्वतंत्र रूप से जी सके। अति सुरक्षात्मक रवैया। कुछ परिवारों का अपने अंधेपन या कम दृष्टि वाले जो परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया हो सकता है, जैसे कि वो सोचते हैं कि हमारा जो बालक है ये अंधेपन का शिकार है, ये बालक बाहर जाएगा तो इसे चोट लग जाएगी, या फिर ये रोड पर नहीं क्रॉस कर सकता है, रोड पे नहीं चल सकता है, बाहर समाज में बातचीत नहीं कर सकता है। तो ऐसी दृष्टि ना रखते हुए अगर हम थोड़ा सा भी उन बच्चों को सपोर्ट देते हैं तो वो बच्चे समाज में रहकर अपनी सारी चिंताओं को दूर करते हुए वहाँ बहुत कुछ सीख कर वो सारे कार्य जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है वैसे वो भी व्यक्ति या बालक कर सकते हैं। आगे है इनकार या कलंकित करने वाला रवैया। तो इनकार या कलंकित करने का रवैया यह होता है कि जब परिवार के सदस्य इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं तो इनको अपशब्द से बोलते हैं, जैसे कि
तुम कलंक हो या फिर तुम अभिशाप हो, तुम्हें श्राप मिला है। तो ये सब कहकर नकारात्मक धारणाएं या कुछ रूढ़िवादिता अपना लेते हैं, जिससे ये बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और आगे यही उनके बाधा का कारण बन जाता है। अगर सशक्त दृष्टिकोण रहे तो वहीं पर क्या होता है कि सदस्य जो होते हैं, प्रति सदस्य जब उन्हें अपना लेते हैं तो वे दृष्टिबाधित परिवार के जो सदस्य होंगे वो उनमें आत्मविश्वास या फिर कह लीजिए आत्मवकालत कौशल और सकारात्मक जो आत्म छवि होगी, ये सभी का विकास होगा और साथ ही साथ उस बच्चे का भी विकास होता रहेगा। अब अगर हम बात करें समुदाय का रवैया, तो समुदाय का रवैया होना चाहिए कि बच्चे जो हैं दृष्टिबाधित वाले, उनके साथ में कभी भी अलगाव का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उन्हें हर चीज़ में अवसर प्रदान करना चाहिए, उनको अनुभव स्वयं से लेने देना चाहिए। आगे हम बात करेंगे अज्ञानता और जागरूकता की कमी। जिन लोगों में अज्ञानता और जागरूकता की कमी होती है वो हमेशा गलतफहमियों में या रूढ़िवादियों में होते हैं या इन बच्चों के साथ में भेदभाव करते हैं, और ये भेदभाव उनके अंदर जन्म से ही होता है और उन चीज़ों का अगर बहिष्कार करते हैं तो ही ये बालक आगे चलकर अवसर पाते हैं आगे बढ़ने का। अब हम बात करेंगे जिज्ञासा एवं रुचि की। तो कुछ समुदाय अंधेपन और कम दृष्टि के बारे में अधिक जानने में जिज्ञासा और रुचि रखते हैं, और यह रवैया दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुभवों और चुनौतियों को समझने की वास्तविकता की इच्छा को दर्शाता भी है। कैसे वो बच्चे समझने की इच्छा प्रकट करते हैं, उनकी अनुभूति क्या है, उनकी जिज्ञासा क्या है, उनकी रुचि क्या है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही उनके साथ में सहानुभूति रखना चाहिए और समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो बच्चे एक ही वातावरण में संलग्न होकर अपनी सारी क्रिएटिव एक्टिविटी को कर सकें। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो अंधेपन या कम दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो समुदाय में जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं अलग अलग होता है उनका। अब हम बात करेंगे 2.5 का। 2.5 है हमारा डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, अंधेपन और कम दृष्टि के बारे में मिथक और रूढ़ियाँ। ऐसे बच्चे जो कम दृष्टि वाले होते हैं या उनमें दृष्टि की कमी होती है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या में ये लोग प्रभावित हैं और इन्हें कह लीजिए कि अपने आसपास जिस वातावरण में रह रहे होते हैं वहाँ के लोगों से भी बहुत सारे अपशब्दों का, मिथक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या गलत फहमियाँ जो उनके अंदर कायम होती हैं उनका भी इन्हें सामना करना पड़ता है। इससे ये कह लीजिए कि यह स्पष्ट होता है कि जो अंधेपन के शिकार व्यक्ति या बालक होते हैं उन्हें परिवार से लेकर समाज और दुनिया में कहीं भी वो जाते हैं तो कुछ ही लोगों से सहानुभूति मिल पाती है, बाकी ज़्यादातर लोग उन्हें नकारते ही रहते हैं और सकारात्मक सोच उनके प्रति लोगों की जो होती है वो कम पाई जाती है। अंधेपन लोगों को पूर्ण अंधकार दिखाई देता है। वास्तविकता क्या होता है कि अंधापन और कम दृष्टि एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद है, जबकि कुछ व्यक्तियों को पूर्ण अंधापन का अनुभव हो सकता है, जहां प्रकाश धारणा की अनुपस्थिति होती है। दूसरों में अवशिष्ट दृष्टि की अलग अलग डिग्री हो सकती है। कुछ लोगों को परिधीय दृष्टि या प्रकाश बोध या धुंधली दृष्टि हो सकती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अंधापन एक अनुभव नहीं है, यह एक व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकता है। यानी कि कुछ व्यक्ति आपके पूर्ण दृष्टिबाधित हो सकते हैं, कुछ आपके कम दृष्टि वाले भी होते हैं जिनको लो विजन बोला जाता है। दूसरी मिथक हमारी क्या है कि इसमें अलौकिक इंद्रिय होती है। जैसे ये बच्चे जो ग्रसित होते हैं, अंधेपन के शिकार होते हैं, इनकी दृष्टि का जब भरपाई नहीं हो पाता है तो अक्सर ये अपनी इंद्रियों पर ही डिपेंड होते हैं।
जैसे वो स्पर्श करके कोई चीज़ वहाँ पर महसूस कर पाते हैं या फिर वो सुनकर उन चीज़ों का ज्ञान कर पाते हैं। जैसे अनुस्थिति ज्ञान या चलिसूरता की बात करें तो वहाँ पर ये बच्चे सुनकर और स्पर्श करके अपने वहाँ का एरिया का ज्ञान कर पाते हैं। तीसरा है कि अंधे लोग स्वतंत्र और पूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वो स्वतंत्र या पूर्ण जीवन जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना जीवन यापन ऐसा नहीं कर सकते हैं। वह भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं। अनुकूलित तकनीकों का वो उचित प्रशिक्षण ले करके अपनी स्वयं की सहायता करके अपना जीवन यापन वो अच्छे से कर सकते हैं, या सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें भी ये आगे बढ़ चढ़कर उसमें भाग ले सकते हैं। और जो उनका परिवेश होता है अगर वो निगेटिव है तो उनमें भी वो कभी कभी आगे बढ़कर उन निगेटिव जो लोग होते हैं जो उन्हें अपशब्द बोलते हैं तो उनको भी वे गलत साबित कर देते हैं, या कह लीजिए समान अवसर मिलने पर वो अपनी पूर्ण भागीदारी को वहाँ पर कायम रख लेते हैं। अगला मिथक है कि अंधे लोगों की लगातार सहायता की आवश्यकता होती है। अंधे लोगों को लगातार सहायता की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि साइटेड गाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक सहायता के आधार पर ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र रूप से भी अपने कार्य करने में सक्षम होते हैं। अगला मिथक है कि अंधे लोग समाज पर बोझ होते हैं। तो अंधे लोग समाज पर बोझ नहीं होते हैं। ये समाज में रहकर समाज में अच्छा योगदान करते हैं। अपने आसपास अद्वितीय दृष्टिकोण, अनुभव, मूल्यवान कौशल या ज्ञान और प्रतिभाएं विकसित करते हैं। और कह लीजिए कि इनकी पहुंच जो होती है वो समान बालकों की तरह ही या व्यक्तियों की तरह ही होती है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में ये अपना योगदान देकर अपने समाज में ये भरपूर योगदान में रहते हैं और समाज में ये एक अलग पहचान बनाते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये 2.5 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यूनिट 3 को लेकर। तो स्वास्थ्य इतना सही नहीं था इसलिए समझाने में थोड़ी समस्या हुई, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेटिव करिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आप लोग कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा से समझा दूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।